एक सवाल आप लोगों को पूछता हूं कि इस हॉल में हमने जितनी जोर से ताकत के साथ हमने नारा बुलंद किया, आप केवल कल्पना करके देखिए कि इस सभागार में हम 300 लोग बैठे हैं और अचानक 3000 लोग इस हॉल में भी आ जाएंगे। यू जस्ट इमेजिन क्या होगा, क्या होगा। 3000 लोग इस हॉल में आ जाएंगे। जो आपने नारा दिया, जो आप जोर से बोल रहे थे, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, व्हाट एवर भी, जो भी आप बोलेंगे, किसकी आवाज बुलंद होगी? वो आने के बाद खड़े रहेंगे क्या? वो प्रयास करेंगे, 2 मिनट तो खड़े रहेंगे, फिर थोड़े प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे उठे ताकि उस चेयर पर हम जाके बैठे। एनआरसी की आवश्यकता क्यों? दिस इज अ बेसिक पॉइंट। व्हाई एनआरसी? मैं बड़े मतलब मजाक से बोल रहा हूं, लेकिन मैंने गलती कर दी शुभदीप जी को पहले बोलने के लिए बोलकर, क्योंकि रेफरेंसेस कंटेंट सारा वही है। और इसलिए जैसे जैसे वो एक एक पॉइंट बोल रहे थे तो मैंने कहा अरे ये भी पॉइंट गया, अभी वो भी पॉइंट गया, तो अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। लेकिन आज के वर्तमान कंटेस्ट में मैं थिंक इंडिया के सभी ऑर्गेनाइजर्स का अभिनंदन करता हूं कि बहुत अच्छा विषय उन्होंने लिया। एनआरसी क्यों होना चाहिए, क्या मतलब है, सीएए के बाद ही एनआरसी देश भर में क्यों इतना चर्चा का विषय बना, जबकि असम में एनआरसी की मांग 1979 से चल रही थी, तब पूरे देश भर के लोगों को एनआरसी पता नहीं था। लेकिन आज जैसे ही सीएए बनने के बाद आज देश के सभी लोगों को एनआरसी पता है। आखिर क्यों? और जैसे असम में एनआरसी अपडेट करने की मांग पहली बार उठी थी, सबसे पहले एनआरसी लिस्ट असम की बनी, पूरे देश भर में नहीं बनी थी, लेकिन पूरे देश भर में इस प्रकार की एनआरसी की लिस्ट देश आजाद होने के बाद क्यों नहीं बनी? देश की जनता ने उस समय के सरकार के सामने इस प्रकार के सवाल क्यों नहीं खड़े किए कि केवल असम में एनआरसी बना है लेकिन पूरे देश का एनआरसी बनना चाहिए? ये मांग पूरे देश से क्यों नहीं उठी थी? और जिस समय वो सरकारें थी, उन सरकारों ने आज तक देश में रहने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर बनना चाहिए, यह देश की आवश्यकता है। किसके लिए है? देश की सुरक्षा के लिए है, देश के विकास के लिए है। इस बात का सीरियसनेस उन सरकार को क्यों नहीं रहा? एक सामान्य नागरिक के नाते ये सारे सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं। और इसीलिए आप थोड़ा सा देखेंगे तो इतिहास में जैसे देश के हिस्सों के बारे में, भूमि के बारे में गलत निर्णय लिए गए, वैसे देश के बारे में भी लोगों की क्या धारणाएं थी। क्या देश क्या धर्मशाला है क्या? लेकिन भारत को धर्मशाला की तरह बनाए रखा था। जो कोई आ रहा है, भारत में बैठ रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया कितने दिन बैठ रहे हो। मतलब एक दिन एक मेहमान के घर में व्यक्ति आकर बैठ गए और पहले दिन खाने पर बैठे तो बोले कि अरे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। एक दिन हो गया, मेहमान जा नहीं रहे, दूसरा दिन भी हो गया, तीसरा दिन हो गया। रोज मेहमान जब खाने पर बैठते हैं तब यही बोलते हैं कि दाने दाने पर लिखा है भाई साहब खाने वाले का नाम। तो 7वें दिन भी भोजन पर बैठे, मेहमान बोले देखिए जी क्या है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेहमान बोलता भैया दाने दाने पर नहीं, बोरियों पर ही नाम लिखा है। अब देश में कितने लोग आकर बैठे हैं, कैसे आ रहे हैं, आने के बाद वो क्या सही में एक सज्जन नागरिक की तरह भारत में रह रहे हैं क्या? वो आने के बाद क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की चीजों को लेकर वो भारत में आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर किस प्रकार की रखी जा रही है, कौन नजर रख रहा है, इन सारे चीजों से किसी को कोई लेना देना नहीं था। क्या सही में देश की सुरक्षा के बारे में पहले की सरकारें कंसर्न रही है क्या? और होती तो शायद इन सारे सवालों के जवाब आज हमको नहीं देने पड़ते। और इसीलिए देश की आवश्यकता एनआरसी बन चुकी है।
मैं जितने रेफरेंस आए मैं केवल कुछ उदाहरणों पर जाना चाहता हूं कि कैसे एक बांग्लादेशी एक वोट बैंक होता है। बहुत आसान है ये बोलना, लेकिन किस तरीके से लोग उसको डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि जो सुरजीत जी ने जो सारे विषय रखे मैं उन विषय में फिर से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वही कंटेंट को लेकर मैं आगे जाता हूं कि वर्तमान में आज लोग बोलते हैं कि सीए अमेंडमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लोगों को लाना है और वोट बैंक के नाते उनको लाया जा रहा है। लेकिन इस सरकार ने 31 दिसंबर 2014 ये लास्ट डेट दिया है। इसके पहले जो लोग आ चुके हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, वहां की माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इन 6 माइनॉरिटीज को भारत में जो आ चुके हैं वो प्रताड़ित होकर आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रयास है। अब जब एनआरसी अपडेट की बात होती है तो एनआरसी से पहले इस प्रकार का अमेंडमेंट बहुत आवश्यक था। क्यों आवश्यक था? क्योंकि घुसपैठियों में और शरणार्थियों में कोई अंतर है। देश इस अंतर को नहीं समझ रहा था। घुसपैठी कौन है, शरणार्थी कौन है? क्या दोनों की सिचुएशन एक जैसी है क्या? 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके 2-3 साल पहले आप देख लीजिए कि देश में पूरा एक वातावरण बना हुआ था कि अब बस आजादी मिलने वाली है। अंग्रेज तो परेशान हो गए थे, भारत कब छोड़ के जाएंगे, और इसकी राह सब लोग देख रहे थे। और 45, 46 इन सारे दिनों में रोज लोग रात को सोते थे और सोचते थे कि अभी कोई डिसीजन हो जाएगा, कल हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक बनेंगे। लेकिन एक रात ऐसी आ गई कि 14 अगस्त को लोग रात को सोए भारत का नागरिक करके, लेकिन दूसरे दिन 15 अगस्त जब हो गया तब जो लोग रात को भारत का नागरिक करके सोए, सवेरा उनके लिए ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का नागरिक करके हुआ। क्या यह उन लोगों का दोष था जो रात को सोते समय भारत का नागरिक करके सोए और मन में यह सपना था कि कल हम आजाद भारत के नागरिक होने वाले हैं? सवेरा देखते हैं तो ध्यान में आया कि अरे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के नागरिक बन गए। किसी के माँ, पिताजी, बहन कोई इस एरिया में आए हैं तो उनको ध्यान में आया कि अरे वो तो अब वही के रह गए, अब हम उनको मिल नहीं सकते। 70 साल तक जो पिता इस तरफ आ गया था वो इधर ही रह गया, वो वापस जा नहीं पा। जो माँ उसकी वहां थी वो वही रह गई, फिर से मिल नहीं पाई। एक क्षण में अपने भारत को छोड़ देना, क्या इतना संभव है? किसकी गलती थी? सोने वालों का दोष नहीं था, निर्णय लेने वालों का दोष था। और इसीलिए जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो ध्यान में आता है कि धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ तो स्वाभाविक रूप से धर्म के आधार पर लोग वहां प्रताड़ित भी होंगे। और इसलिए ट्रेनों में लाशें भर भर कर वहां से जब आई, लेकिन भाइयों बहनों मैं आपको सवाल पूछता हूं, उधर से लाशें भर भर के ट्रेन आई, लेकिन एक भी ट्रेन इधर से लाशें भर भर के वहां नहीं गई। ये भारत है। आखिर लोगों को वहां से यहां आना क्यों पड़ा? सरकार को ये बिल अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा? ये सवाल आखिर कोई क्यों नहीं पूछता है? बांग्लादेश में रहने वाला कोई माइनॉरिटी होगा, क्या वो पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान उसको लेगा? पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी उसको बांग्लादेश लेगा, अफगानिस्तान लेगा? नहीं ले सकते। उसके लिए केवल और केवल एक जगह है, वो है भारत। और भारत भी उनको यदि नकार देगा तो उनके लिए कौन सा दूसरा रास्ता है? वो यातना सहते सहते वहां मर जाएंगे। उनके लिए उस देश की नागरिक कुछ करने वाली नहीं है। नेहरू लियाकत 3 पैक्ट हुए 1947 के बाद। 3 बार ये चर्चा हुई कि नहीं वहां जो अपनी माइनॉरिटीज है उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। लेकिन उस समय नेहरू लियाकत पैक्ट होने के बावजूद भी ये सब कुछ नहीं हुआ। मजबूरन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो 1948 में दंगे हुए बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उद्योग मंत्री थे, रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं इस सरकार में नहीं रह सकता हूं। आज कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर चल रहे हैं। और
दलित भाइयों को बोल रहे कि नहीं नहीं आप भी इस प्रोटेस्ट में साथ आइए। लेकिन इतिहास के एक उदाहरण को बहुत जरूरी याद रखना चाहिए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, आपने भी शायद सुनी होगी, रमाकांत आंबेडकर ऐसे कोई उनका प्रपौत्र ऐसे कुछ उसका वीडियो है। पाकिस्तान में जाकर उसने जाके इंटरव्यू दिया है, जरूर देखना चाहिए क्या बोल रहा है वो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने क्या कहा था, और उनके साथ उनके एक साथी थे श्री मंडल। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिस समय भारत के पहले कानून मंत्री बने, उस समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के साथी श्री मंडल ये पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान में वो रह गए तो पाकिस्तान के एक वफादार करके उन्होंने वहां रहना स्वीकार किया, और उस समय वहां से सिलेट, जो भी बात बताई, सिलेट का जो एरिया है, इस सिलेट के एरिया में रहने वाले जो दलित भाई थे उनको श्री मंडल ये वहां के दलित भाइयों को बोलते हैं कि आप मुस्लिम लीग का जो जनमत संग्रह हो रहा है उसमें मुस्लिम लीग के साथ आप समर्थन दीजिए और वे इस पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए। ऐसे कहने वाले श्री मंडल को 6 महीने के बाद पाकिस्तान छोड़ के भारत में आना पड़ा। वहां नहीं रह सके वो। जिस बात का वो पक्ष पकड़ते थे, पक्ष धरते थे, कोई बात नहीं है, धर्म के आधार पर देश हुआ ना, लेकिन ये भी सेकुलर कंट्री है, यहां पर हम रह सकते हैं। अपने दलित भाइयों को बुला भी रहे थे, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको भारत में आना पड़ा। किसी को पता नहीं चला किस प्रकार की उनकी मृत्यु हुई। क्या मानेंगे इस बात को? जब देश बना तो देश का क्या अस्तित्व रहा, इस बात को बहुत अच्छा से हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब घुसपैठी और शरणार्थियों के बीच में हम अंतर करते हैं तो शरणार्थियों के बीच में एक संवेदना है, उसके पीछे कोई कारण है, उनके आने के पीछे मजबूरन उनको आना पड़ रहा है। लेकिन घुसपैठी है, उसके पीछे भी कारण है। जिस समय जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए बंदूक का सहारा लोग लेते हैं, उस समय असम को हासिल करने के लिए, क्योंकि जो सी ग्रुप बताया, ये सी ग्रुप में पहले असम था, मतलब आज जो बांग्लादेश बना है, ईस्ट पाकिस्तान है, उसमें असम पहले मैप में जुड़ा हुआ था, जो सी ग्रुप कहते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपीनाथ बरदोली, इन लोगों ने मिलकर उसके बारे में बात की, तब जाके असम को सी ग्रुप से माइनस किया, तब जाके असम भारत का हिस्सा बना। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपीनाथ बरदोली नहीं बोलते तो आज असम भी बांग्लादेश का पार्ट होता। जैसे बंदूक पर जम्मू कश्मीर, वैसे डेमोग्राफी चेंज करके असम को, नॉर्थ ईस्ट को हासिल करने का केवल उस समय का सपना नहीं, स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी उस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। और इसीलिए डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है, परसेंटेज कैसे चेंज होते हैं, तो मैं केवल कुछ परसेंटेज आपको बताऊंगा कि जिसके आधार पर आपको ध्यान में आएगा। जिस समय पहला एनआरसी अपडेट हुआ असम का 1951 में, उस समय भारत की 36 करोड़ पॉपुलेशन थी और 2017 में 1,30,000 करोड़। अब आप देखिए कि 1951 के बाद जहां 84% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे, इस परसेंटेज में कैसे बढ़ोतरी हुई है, तो हिंदू परसेंटेज हुआ 80% और मुस्लिम परसेंटेज हुआ 14.5%। किस तरीके की बढ़ोतरी होती है, और उसमें मतलब हिंदुओं की 3 टाइम्स बढ़ोतरी होगी और मुस्लिम की 5 टाइम्स बढ़ोतरी हो रही है। मैं किसी धर्म पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बट हमको इन फैक्ट्स को नजरअंदाज, वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट्स। हम इसको छेड़ नहीं सकते, हम आंखें बंद करके नहीं सब ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ा है, ये परसेंटेज कैसे बढ़ता है, रातों रात कैसी संख्या बढ़ती है। तो मैं केवल एक उदाहरण लूंगा और मेरी बात को समाप्त करता हूं, फिर सवाल जवाब में और कुछ बात कर सकते हैं। असम में दंगे होते हैं, लेकिन असम के दंगे ये बाकी देश में जैसे दंगे होते वैसे दंगे नहीं है।
उदालगुड़ी का दंगा 2008 का क्या दंगा था? लोकल बोडो जो एरिया है, उस बोडो एरिया में घुसपैठियों के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, उनकी जमीनों पर, उनके मवेशियों पर, उनके घरों पर कब्जा किया जाता है, ऐसे दंगे। उसमें बोडो ट्राइब के लोग जब अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, तब बाहर इसको दंगा बोला जाता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने बहुत स्ट्रांगली इन सारे चीजों को, एक एक शब्दों को हमने स्थापित किया कि ये घुसपैठिए वर्सेस स्थानिक नागरिक, इनकी लड़ाई है, ये दंगा नहीं है। 2008 का दंगा, ये संघर्ष होगा। उसके बाद 2012 का संघर्ष, जिसमें अभी जो मेरे परिचय में बताया कि नहीं छात्रों की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किया गया। इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कोकराझा जो एरिया है, बीटीएडी एरिया है, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल बीटीसी एरिया है। इस बीटीसी एरिया में उदाहरण के लिए बता रहा हूं 1,80,000 मुस्लिम महल वहां रहते हैं। लेकिन जब ये संघर्ष हुआ, संघर्ष में सारे बोडो भाई ने मिलकर जिन जिन लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा किया था, उन सब लोगों को वहां से बाहर भगाया। सब लोगों के लिए, जिनको वहां से बाहर भगा दिया, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप सरकार ने बनाए। उस समय तरुण गोगोई सरकार थी, वहां पर रेफ्यूजी कैंप बन गए। रेफ्यूजी कैंप में 1200 बच्चों को बैठने वाला एक स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में कितने लोग बैठते हैं, तो 12-12 हजार लोग उस स्कूल में वहां पर रह रहे हैं। हमने जब हम सब लोग पत्रकार बन के गए, सर्वे किया कि इन सारे रेफ्यूजी कैंप में संख्या कितनी है टोटल, 4.5 लाख के ऊपर ये संख्या थी। जितने रेफ्यूजी कैंप थे 4.5 लाख के ऊपर, जब एक्चुअल 1,80,000 केवल संख्या बीटीसी एरिया में है, तो रिफ्यूजी कैंप में संख्या कितनी होनी चाहिए थी? कैसे 4.5 लाख होती है? जब हमने वहां जाके उनको पूछा कि आपके गांव का नाम क्या है, तो गांव के नाम कोई अलग ही निकले। हमने नेट पर जब सर्च किया, वो सारे गांव के नाम बांग्लादेश के हैं। और दूसरे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो भाषा समझ में नहीं आ रही है, सलेटी भाषा बोल रहे हैं, बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं। तो उससे पूरा ध्यान में आ गया कि ये बीटीसी में रहने वाले रिफ्यूजी नहीं है, ये नए लाए गए हैं। और ये नए कहां से लाए जा रहे हैं, तो केवल धुबरी का एरिया आप देखेंगे तो धुबरी, बीच में ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बांग्लादेश है। तो उन सारे रिलीफ कैंप में बांग्लादेश से बोट भर भर के लोगों को लाया जाता है, उन रिफ्यूजी कैंप में डाला जाता है। ये जो स्थानिक रिफ्यूजी है, उनके साथ उनको मिक्स करके 3 महीने के बाद में लोग बोलते हैं कि अरे इन सब रिफ्यूजीज को सेटल करना चाहिए, और इसलिए स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, इन सबको जमीन दीजिए। तो फिर वहां से धुबरी वगैरह सब एरिया से ग्वालपाड़ा जो वहां के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबको जमीन दी जाती है, बसाया जाता है। 2 साल के अंदर उनके वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सब तैयार किए जाते हैं। 2012 के बाद 2014 में जो चुनाव होता है, उसमें एक किसी विशेष पार्टी के एक सांसद के अलावा 3-3 सांसद होते हैं। और ये पार्टी कौन सी है? AIUDF। थोड़ा पॉलिटिकल बात है, लेकिन समझना चाहिए कि कैसे डेमोग्राफी चेंज होते जाती है और कैसे आवाज किसकी बुलंद होती है, क्या खतरा है हमारे लिए। 2005 में ये पार्टी बनी AIUDF। 2006 के असेंबली चुनाव में इस पार्टी की 10 सीट चुनकर आती है। क्या देश में कोई ऐसी पार्टी हो सकती है कि एक ही साल में 10 सीट चुनकर आ जाए? इतनी एक पार्टी एक साल में जनता के लिए इतना कुछ क्या कर जाती है, लेकिन 10 सीट चुनकर आती है। 2011 के में जो असेंबली चुनाव होते हैं, इस पार्टी की 18 सीट हो जाती है। कैसे? 2008 में दंगा हुआ, जो मैंने पहले बताया। और इसी प्रोसेस के साथ लोगों को लाया जाता है, वोटर आईडी बनता है, नए वोटर बनते हैं, एक बांग्लादेशी एक वोट। उसी पार्टी का एक सांसद 2012 के पहले होता है, 2014 में, 12 के बाद जो मैंने कहानी बताई, उसके बाद 2014 में वोटर बनते हैं। 2014 में उसी पार्टी के 1 से 3 सांसद होते हैं। इट्स गेम ऑफ वोट बैंक। अब आप सोचिए कि 48 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जिस पर बांग्लादेशी चाहेंगे वो व्यक्ति चुनकर आता है। क्या होगा भविष्य? क्यों नहीं असम की जनता ने आंदोलन करना चाहिए? और इसीलिए वहां पर 79 से लेकर लगातार 85 तक आंदोलन चला कि हमारे यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ का सामाजिक परिवेश, ये सब कुछ बिगड़ रहा है,
इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए। 85 में असम अकॉर्ड होता है। आज हमारे जामिया में या फिर लखनऊ में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई और आंदोलन हुआ, किसके विरोध में? सीएए के विरोध में। असम की जनता सीएए का विरोध नहीं कर रही है। असम में जो आंदोलन हो रहा है और इन आंदोलनों में बहुत फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। असम का आंदोलन केवल इस विषय के लिए है कि सीएए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल असम अकॉर्ड में क्लॉज 6 जो है, जिसमें भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिवेश, जिसमें थोड़ा सा राजनीति भी आ जाती है कि पॉलिटिक्स का रुख क्या होगा, बाद में कौन बनेगा, इस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो कौन बनेगा आने वाले दिनों में, ये चिंता है वहां पर। और इसलिए क्लॉज 6 का उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो एज इट इज इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये भारत सरकार इसका आश्वासन दे, इसके लिए वहां पर आंदोलन हो रहा है। और इसीलिए आज जैसे असम में एनआरसी की मांग उठी थी, एनआरसी वहां पर बनी, वैसे देश भर में एनआरसी बननी चाहिए। और आज ये जो आंदोलन चल रहा है, एनआरसी बनने के बाद में देश भर में स्थानिक नागरिक कौन, शरणार्थी कौन और घुसपैठिए कौन, ये सब क्लियर होने वाला है। और इसीलिए जिसको पता है कि मैं तो बाहर से घुसकर आया हूं, मैं घुसपैठिए हूं, ये जिसको पता है वो इस एनआरसी को अपडेट होने देगा नहीं। और इसीलिए पहले से उसका ग्राउंड बना जाए, उसका एक विरोध अभी से शुरू कर दिया जाए। इस प्रकार का वातावरण एक सब पूरे देश भर में चल रहा है। इस एनआरसी के मतलब थोड़ा भी पीछे जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि मैं केवल 2 बातें बताना चाहता हूं। एनआरसी अपडेट करने के लिए लोगों के बीच में जो भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, वो है अभी एनपीआर का आगे, एनआरसी और अभी एनपीआर, इन दोनों में क्या अंतर है? नेशनल पीपल रजिस्टर और सिटीजन रजिस्टर, इसमें बहुत अंतर है। पीपल रजिस्टर मतलब आज देश में जितने भी लोग हैं उनकी गिनती होनी है, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। लेकिन जितने लोग हैं, फिर वो घुसपैठी भी होंगे, फिर वो शरणार्थी भी होंगे, वो नागरिक भी होंगे, सारे के सारे, लेकिन हेड्स गिने जाएंगे कि देश में एक्चुअल कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन उसके लिए भी विरोध हो रहा है। क्या देश में कितनी जनता रहती है, इसका एग्जैक्ट नंबर निकालना, ये भी कोई सरकार गलत कर रहा है क्या? उसका विरोध क्यों होना चाहिए? एनआरसी में डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ये बात समझ सकते हैं। एनपीआर का विरोध क्यों है? क्योंकि एनपीआर आने से सारे के सारे लोग गिने जाएंगे। उसके बाद जब एनआरसी अपडेट होगा तब पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस, कितना फर्क है, क्या फर्क है, इसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, ये भी सामने आएगा। देश की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मैंने संक्षिप्त में कुछ बातें रखी है, कुछ सवाल होगा तो आप सब लोग मिलकर हम सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्टिविस्ट होने के नाते अनुभव काफी है, मतलब परिस्थितियों का अनुभव काफी है, लीगल अनुभव उनके पास है। आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इतना जरूर हम समझ पाए थे। और इसीलिए जब कोकराझार का दंगा हुआ तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक एक बोडो व्यक्ति का घर 35-35, 40-40 लाख का घर था उनका। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने दंगे करके उनके बड़े बड़े घरों को, मकानों को आग लगा दी। ऑल लीगल स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम पीछे रह जाते हैं।
35-35, 40-40 लाख के बड़े बड़े मकान जला के राख कर दिए। और जब घुसपैठियों के घर जल गए तो कौन से घर थे? तो केवल एक प्लास्टिक का कपड़ा बांधकर रहने वालों के घर वो जल गए, जिसकी शायद 1-2 हज़ार 3 हज़ार की शायद कीमत होगी। लेकिन जब सरकार ने उनको मुआवजा दिया तब इन सारे लोगों को 1-1, 1.5 लाख का मुआवजा दिया गया। जिनके 2-2 हज़ार के मकान थे, जिनके मकान के वो क्वालिफाई भी नहीं थे, मतलब अधिकारी भी नहीं थे, उनको 1.5 लाख रुपया दिया गया। दूसरी एक बात, जब एनआरसी अपडेट की बात आई, जो अकाउंट में थी, अपडेट करने के लिए सरकार ने जब प्रयास किया तब बरपेटा में सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया। सवेरे एनआरसी अपडेट का काम शुरू हुआ, शाम को सरकार को डिक्लेयर करना पड़ा कि नहीं हम एनआरसी नहीं कर सकते। क्या कारण था? सवेरे शुरू किया एनआरसी का अपडेट का काम, शाम को 25-30 हज़ार लोग वहां पर पहुंचते हैं और डीसी ऑफिस पर इस प्रकार का हमला करते हैं कि बाहर डीसी ऑफिस पूरा तोड़फोड़ करके उसको आग लगाकर पूरा तहस नहस कर देते हैं। पुलिस फायरिंग होती है, 9 लोग उसमें मारे जाते हैं। अब ये तोड़फोड़ करने वाले कौन है? एनआरसी की लिस्ट अपडेट होने के लिए रोकने वाले लोग कौन हो सकते हैं? जिनका नाम है वो थोड़ी रोकेगा। कौन हो सकते रोकने वाले? उसमें 9 लोग मारे गए, कौन लोग थे मारे जाने वाले? लेकिन उस समय की सरकार ने इन 9 लोगों को 5-5 लाख रुपए मरने के बाद मुआवजा। और इसीलिए इस वर्तमान सरकार का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि इसने पूरे दम के साथ एनआरसी को अपडेट करवाने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया तो उसमें सफल भी हुए। लेकिन अभी फिर से एक बार, पूरे देश भर में एनआरसी अपडेट होना चाहिए, इसको लेकर जब मांग उठी तब असम सरकार ने कहा कि आप हमारे यहाँ जो एनआरसी अपडेट हुआ इसको निरस्त कर दीजिए। जब पूरे देश भर में एनआरसी अपडेट होगा, बनेगा, उसके साथ असम को भी फिर से एक बार आप करिए। तो भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार किया और इसीलिए जो असम में एनआरसी हुआ है उसमें जो नंबर्स आए थे उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। और फिर से एक बार अभी भारत में, पूरे भारत में एक बार एनआरसी अपडेट होगा। उसमें उस समय जो कुछ भी भ्रांति आएगी उस समय भी कुछ लोग विरोध करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस सेशन के कारण नहीं, वैसे भी हम अच्छे एक नागरिक हैं, लेकिन जिस समय ये विरोध आएगा उस समय एक अच्छे सच्चे सिपाही के नाते हम एनआरसी को अच्छे तरीके से समाज में जन जागरण करने का प्रयास करेंगे। इतनी अपेक्षा मैं आप लोगों से रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।